प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसकी कोड संख्या EL300 है, के चैप्टर 5 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 5 ऑसिलेटर्स के बारे में हम जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हार्टली ऑसिलेटर, क्लैप ऑसिलेटर, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इनकी संरचना, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग यानी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हार्टली ऑसिलेटर, जैसा कि इस चित्र में बता रखा है, ये हार्टली ऑसिलेटर का सर्किट है। इस सर्किट में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसमें R1, R2, RC एंड CE ये 4 कंपोनेंट्स वोल्टेज डिवाइडर बाइस के रूप में काम करते हैं, जो स्टेबलाइज्ड वोल्टेज प्रदान करते हैं। इसमें सर्किट में आप देख रहे हो RFC कॉइल लगी हुई है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल बोलते हैं इससे, जो लोड DC लोड रेजिस्टेंस का कार्य करती है, जो DC सिग्नल को ट्रांजिस्टर पे जाने देती है, पर ट्रांजिस्टर जो AC सिग्नल प्लस VCC जो बैटरी है उसकी तरफ नहीं जाने देता। केवल AC सिग्नल CC से यानी कपलिंग कैपेसिटर से पास होकर आउटपुट की तरफ जाते हैं AC सिग्नल, और CC जो है कपलिंग कैपेसिटर वो DC को ब्लॉक करता है। तो यानी RFC AC को ब्लॉक करता है और CC DC को ब्लॉक करता है। साथ ही इसमें आप देख रहे हैं, जब आउटपुट से सिग्नल आएगा तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट L1 L2 जो 2 कॉइल्स हैं वो एज ए ऑटो ट्रांसफर के रूप में काम करते हैं, और इस ऑटो ट्रांसफर L1 L2 से आउटपुट सिग्नल जो फीडबैक होता है वो ट्रांजिस्टर के बेस पर CB से कैपेसिटर CB से पास होकर पहुंचता है। तो जो लॉसेस होते हैं टैंक सर्किट में, क्योंकि L1 L2 और C टैंक सर्किट का निर्माण करते हैं, तो जो लॉसेस होते हैं वो उसकी पूर्ति ये CC से जो AC सिग्नल पास होता है वो करता है। तो शुरुआत में जब हम प्लस VCC जो बैटरी पर DC सप्लाई है उसको अप्लाई करते हैं, तो उससे कैपेसिटर CC चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये फुली चार्ज होता है उस टाइम ये वापस डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज एनर्जी को L1 L2 में भेजता है, और L1 L2 उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं और वो एनर्जी वापस भेजी जाती है एज ए सिग्नल, ऑसिलेशन सिग्नल के रूप में बेस के ऊपर फीडबैक की जाती है, और उस फीडबैक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है, साइकिल्स हैं, उनको वेरिएबल कैपेसिटर जो C है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो वेरिएबल कैपेसिटर है C, वो फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रही है आउटपुट पर आती है उसको नियंत्रित करता है, उसके मान को नियंत्रित करता है। तो आप इसमें देखते हो कि ये जो टैंक सर्किट है आउटपुट पर ये कंटिन्यूअस फीडबैक वोल्टेज बेस पर अप्लाई करता है, और इस बेस पे जो सिग्नल जाता है वो इनपुट के साथ मिक्स होके, फीडबैक सिग्नल इनपुट के साथ मिक्स होके एक प्रॉपर सस्टेन्ड ऑसिलेशन तैयार करता है, यानी एक फिक्स स्टैटिक फ्रीक्वेंसी तैयार करता है जो आउटपुट पर निरंतर कंटिन्यूअस रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार ये कैपेसिटर CC और C द्वारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग L1 L2 के थ्रू होती रहती है और ऑसिलेशन तैयार होते रहते हैं,
और इस प्रकार ऑसिलेटर जो हार्टली ऑसिलेटर है उससे आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होती है अनडैम्प्ड रूप से। शुरुआत में डैम्प्ड ऑसिलेशन बनते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन मैंने पूर्व में बताया था कि वो लगातार उनकी जो आयाम है वो गिरती जाती है, जबकि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की आयाम फिक्स हो जाती है और कांस्टेंट बनी रहती है, यानी उसका एम्पलीट्यूड या उसकी जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट बनी रहती है, जबकि डैम्प्ड ऑसिलेशन की वोल्टेज लगातार गिरती जाती है। तो शुरुआत में ये घटना होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन की, और बाद में जब ये फीडबैक एनर्जी से ये बूस्ट होता रहता है ऑसिलेशन, उससे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन यानी कांस्टेंट वोल्टेज वैल्यू के ऑसिलेशंस प्राप्त हो रहते हैं जो लगातार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये ऑसिलेटर काम करता है। इसमें अगर हम देखें, इसका विश्लेषण करें, तो इसके L1 L2 का प्रतिरोध हम 0 मान लेते हैं, लगभग 0 ही होता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो L1 L2 की वो M मान लेते हैं। तो इस केस में अगर इसका एक जनरल जो LC ऑसिलेटर की इक्वेशन है उसमें इन मान को रखें, Z1 का मान हो जाएगा j ओमेगा L प्लस j ओमेगा M, Z2 का मान हो जाएगा j ओमेगा L2 प्लस j ओमेगा M, और J3 का मान हो जाएगा माइनस J बटा ओमेगा C। तो ये जो इक्वेशन प्राप्त होती है 1, 2 और 3, यानी 1, 2, 3 जो इक्वेशन प्राप्त होती है उनको इस LC ऑसिलेटर की जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है, यानी ये जो इक्वेशन है इसके अंदर रख दे, इक्वेशन फोर्थ में रख देते हैं। इस इक्वेशन फोर्थ में जब ये Z1, Z2, 3 का मान रखते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें कुछ इस प्रकार की समीकरण हमें प्राप्त होती है। और ये जो समीकरण है इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है जे ओमेगा वाला, ये इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक पार्ट है, और रियल पार्ट यानी वास्तविक पार्ट ये वाला हिस्सा होता है। तो हम इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। जब इमेजिनरी पार्ट को हम 0 के बराबर रखा, ये जो रखा हुआ है, तो हमें ओमेगा स्क्वायर का मान इस तरह प्राप्त होता है, और यानी ओमेगा का मान ये प्राप्त होता है, और इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 1/2 पाई अंडर रूट सी L1 प्लस L2 प्लस 2M के रूप में, इक्वेशन 5 जो इमेजिनरी पार्ट को सोल्व करने से प्राप्त होती है। ऐसे ही हम रियल पार्ट को 0 के बराबर रख के, रियल पार्ट मैंने बताया ये वाला हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, इसको 0 के बराबर रख के हम फ्रीक्वेंसी या HFE की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इनको हम समीकरण को सोल्व करते हैं, जो रियल पार्ट के साथ विश्लेषण करने पर जो हमें प्राप्त होती है, ये रियल पार्ट है, इसको 0 के बराबर रख दिया, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सोल्व करते हैं, तो HFE का मान हमें जो मिलता है वो है L1 प्लस M बटे L2 प्लस M के रूप में प्राप्त होता है। तो ये करंट गेन है असल में HFE, ये करंट गेन है, और ये करंट गेन जब इस रूप में प्राप्त होती है तो ये ऑसिलेशन बनाने की एक शर्त है जो ऑसिलेटर में एम्पलीफायर के लिए प्रयुक्त होती है। जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसकी करंट HFE होती है। तो उस करंट गेन का जो मान है L1 प्लस M बटा L2 प्लस M समीकरण द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लाभ व प्रयोग इसके होते हैं, आसानी से ये ट्यून हो जाता है। ट्यून का मतलब यहाँ यानी इसमें ऑसिलेशन आसानी से बन सकते हैं। वाइड रेंज आवृत्ति इसमें उत्पन्न की जा सकती है, और रेडियो रिसीवर्स में इसका यूज करते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हैं हार्टली ऑसिलेटर के। अब चलते हैं क्लैप ऑसिलेटर। क्लैप ऑसिलेटर जो है वो कोलपिट ऑसिलेटर से काफी मिलता होता है। क्लैप ऑसिलेटर का जो एक इंडक्टर होता है उसके स्थान पे क्लैप ऑसिलेटर में सीरीज में LC3 युग्म रिप्लेस कर देते हैं, जिसमें C3 के कारण
एक स्टेबल आवृत्ति हमें प्राप्त होती रहती है, इस फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, जिससे स्टेबिलिटी उसकी सुधर जाती है। तो सर्किट की जो के कार्य पर, ट्रांजिस्टर की परफॉर्मेंस पर पैरामीटर्स का प्रभाव दूर हो जाता है। ये इसकी खासियत है। कॉलपिट्स ऑसिलेटर के समान ये भी काम करता है। टैंक सर्किट का जो करंट है, वो इसमें अगर इसकी कार्य प्रणाली की बात करें तो इसके टैंक सर्किट, ये वाला हिस्सा टैंक सर्किट है इसमें, तो C1, C2, C3 में से प्रवाहित होता है टैंक सर्किट का करंट, जो इधर से इस दिशा में मूव करता है सीरीज के अंदर। इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर इसकी निकालें तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1C2 प्लस 1/C3 के रूप में हमें C का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और C का मान जो आएगा वो इस तरह होगा, ये C का मान हो जाएगा। इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस हमें मिलेगा इन तीनों कैपेसिटेंस से, C1, C2 और C3 से, ये 3 कैपेसिटेंस इसमें लगे हुए हैं। और बाकी इसकी कार्य प्रणाली मैंने पहले बताया, सेम वैसे ही RFC DC को ब्लॉक करता है, AC को ब्लॉक करता है, DC को जाने देता है, और CC DC को ब्लॉक करता है और AC को जाने देता है। R1, R2 और RE और CE वो स्टेबलाइज वोल्टेज डिवाइडर बायस के रूप में काम कर सकते हैं, और ये जो CB लगा हुआ है, ये बेस पर कपलिंग का काम करता है, जहां पर फीडबैक सिग्नल बेस पर भेजा जाता है टैंक सर्किट से, और वो पॉजिटिव फीडबैक होता है, यानी जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ट्रांजिस्टर उत्पन्न करता है, और बाकी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यहां से ये टैंक सर्किट उत्पन्न करता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो F बराबर बटा 2 पाई अंडर ऑफ 1/L इन ब्रैकेट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ब्रैकेट क्लोज के रूप में हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर जो कैपेसिटेंस C1, C2 है, उसको अगर कांस्टेंट रखें तो C3 की ट्यूनिंग द्वारा F का मान निर्धारित किया जाता है। C3 हमेशा C1, C2 से मान में कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर नियरली इक्वल टू C3 मान ले तो C बराबर C3 हो जाएगा, और इसलिए ये जो समीकरण है फ्रीक्वेंसी की वो इस प्रकार बदल जाएगी, और इसका मान जो होगा वो इस प्रकार होगा, F बराबर 1/2 पाई अंडर ऑफ L C3 के रूप में हमें इसकी फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी क्लैप ऑसिलेटर के लिए। इसके लाभ जो अनुप्रयोग हैं, यानी जो एप्लीकेशंस हैं, वो इस प्रकार है। ट्रांजिस्टर और स्ट्रे कैपेसिटेंस का प्रभाव ट्रांजिस्टर स्ट्रे कैपेसिटेंस का प्रभाव C3 पर नहीं होता है, अतः इसकी आपूर्ति, इसकी जो आवृत्ति है वो स्टेबल व एक्यूरेट प्राप्त होती है, यानी C3 स्वतंत्र रहता है, जिसके कारण इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो C3 पर निर्भर करती है वो भी स्टेबल बनी रहती है। टीवी या रेडियो रिसीवर में इनका प्रयोग करते हैं क्लैप ऑसिलेटर का। तो ये क्लैप ऑसिलेटर के बारे में हमने जाना, और इसकी कार्य प्रणाली सबकी ऑसिलेटर की सेम ही होती है। क्लैप और कॉलपिट्स और हॉटली ऑसिलेटर काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुछ कंपोनेंट्स जो जोड़े जाते हैं उनको छोड़ के। RC फेज शिफ्टर की अब बात करेंगे। RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इसमें BJT ट्रांजिस्टर का यूज हो रहा है, जैसा कि ये इसमें दिखा रखा है, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पर R1, R2, REC वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम करते हैं, और RL कलेक्टर पर लोड के रूप में लगा होता है, और कलेक्टर साइड में ये प्लस VCC बैटरी DC के रूप में लगी होती है। और इसमें RC जो नेटवर्क है, ये 3 कैपेसिटर सीरीज में और उनके
पैरेलल में R1 R2 सॉरी R 3 बार R लगा हुआ है, R फिर R और फिर R, ऐसे 3 बार C है, यानी 3 बार कैपेसिटर और 3 बार रेजिस्टर का एक सेक्शन है RC का जो जुड़ा होता है। यहाँ RC जो सेक्शन है, इच सेक्शन, वो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है। जब हम DC सप्लाई ऑन कर देते हैं तो उससे एम्प्लीफिकेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है और RC जो इस सेक्शन है वो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट करता है, इसलिए 3 सेक्शन इसमें होने के कारण 180 डिग्री का ये फेज शिफ्ट करता है RC नेटवर्क, और रिमेनिंग 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ट्रांजिस्टर उत्पन्न करता है, और इस प्रकार 360 डिग्री का फेज डिफरेंस प्राप्त होता है, जिसके कारण लगातार अनडेप्ड ऑसिलेशन आउटपुट पर जनरेट होते रहते हैं। यहाँ ये आउटपुट जो मिलेगा हमें वो इस जगह प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा आउटपुट, और जो आउटपुट अनडेप्ड ऑसिलेशन होंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है f, वो 1/2 पाई RC के रूप में, और मल्टीप्लाई 1/2 पाई RC इन ब्रैकेट है 6 + 4 RL/R, और इस ये जो ब्रैकेट है 6 + 4 RL/R ये अंडर रूट में होगा, यानी इस पे घात a हाफ लगी हुई है, ऊपर पावर 1/2 है, और स्थिर ऑसिलेशन प्राप्ति हेतु जो करंट गेन है उस ट्रांजिस्टर की या एम्पलीफायर की वो HFE 23 + 29 R/RL प्लस 4RL/R के रूप में हमें प्राप्त होगी। व्यवहार में RL बराबर R होता है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरह हमें प्राप्त होगी, f बराबर 1/2 पाई √10 और RC, और HFE वो जो मान है यानी करंट गेन है वो 56 प्राप्त होगी, 56, और ये BJT के लिए प्राप्त होगा। अगर RC फेज शिफ्टर FET द्वारा निर्मित किया जाता है तो और RL बराबर R हो तो GM मल्टीप्लाई RD इन पैरेलल RD स्मॉल RD, तो इसका मान जो होगा वो 29 होगा, और जो म्यू है म्यूचुअल कंडक्टेंस 29 होगा उसका मान, जो GMRD के बराबर है, और जो फ्रीक्वेंसी जो इसकी प्राप्त होगी फेट RC फेज शिफ्टर के लिए वो f बराबर 1/2 पाई √6 RC के रूप में प्राप्त होगी। इस प्रकार ये BJT के लिए इसका फ्रीक्वेंसी का जो समीकरण है वो अलग है, सूत्र अलग है, और जबकि FET के लिए जो सूत्र है वो अलग है। ये थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है ताकि कोई गलती ना हो पाए। जो RC ऑसिलेटर है उसका लाभ है इसमें ट्रांसफॉर्मर या इंडक्टेंस नहीं लगी होती है RC फेज शिफ्टर में, गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इसमें प्राप्त होती है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। और इसकी जो हानियां है वो इस प्रकार है, इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट करने में डिफिकल्टी होती है, लो आउटपुट इसमें प्राप्त होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर इसे यूज नहीं कर सकते। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं यानी यूज जहां करते हैं, अनुप्रयोग हैं, वो इस प्रकार है, सिग्नल जनरेटर्स में, फंक्शनल जनरेटर में, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में, और माप करने हेतु टेस्ट ऑसिलेटर्स में RC शिफ्ट ऑसिलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हमने हार्टली ऑसिलेटर, क्लैप ऑसिलेटर और RC फिश ऑसिलेटर के बारे में जाना जो BJT और FET द्वारा बनाए जाते हैं। तो आज हम इतना ही जानेंगे, अगले लेक्चर में हम मिन ब्रिज ऑसिलेटर के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।